भूगोल वो विषय जो अन्य सभी विषयों के लिए नींव की आधार की भांति कार्य करता है। जी हाँ, भूगोल ही वो विषय है जिसे पढ़ने के पश्चात आप विश्व इतिहास को समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि यूरोप कहाँ है, रशिया की तटरेखा कहाँ है, जर्मनी कहाँ है, तब तक आप कैसे समझेंगे विश्व युद्धों के बारे में। जब तक आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उत्तर अमेरिका इन दोनों में अंतर नहीं पता होगा कि भाई कौन सा महाद्वीप है, कौन सा देश है, किस देश के अंदर कौन सा राज्य है, तब तक आप कैसे समझेंगे इंटरनेशनल रिलेशन को। जब तक आप एल नीनो ला नीना को समझ ही नहीं पाएंगे, एग्रीकल्चर को नहीं जानेंगे, तब तक आप अर्थव्यवस्था को किस तरीके से मजबूत कर पाएंगे। और इसीलिए ज़रूरी होता है कि जब आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो शुरुआत इतिहास या भूगोल से करें, या तो आप शुरुआत एंशिएंट हिस्ट्री से करें या फिर फिजिकल ज्योग्राफी से। और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ इसी भूगोल को पढ़ने की रणनीति के बारे में। अब आप कहेंगे मैडम हमें बहुत सी रणनीतियाँ पता है, हमें बहुत सी स्ट्रैटेजीज पता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सब पता है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हें जो पता है ना, तुम्हें सच में वही नहीं पता है। तुम कभी भी पता है तैयारी कैसे शुरू करते हो, बस क्लास में जस्ट चले जाते हो। मेरी प्लस क्लास में कई बार ऐसा ही होता है, बच्चे सीधे एल नीनो ला नीना मानसून पढ़ना शुरू कर रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पे कैसे खींची गई हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि किस तरीके से यूपीएससी कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न पूछती है, जबकि स्टेट पीएससी फैक्ट बेस्ड ज्यादा पूछती है। तो जब तक आप किसी भी रणयुद्ध में उतरने के पहले उस रणयुद्ध का नक्शा ठीक से नहीं देख सकते और उसका एक योजना ढंग से नहीं बनाते ना, तब तक आप उस युद्ध को जीत ही नहीं सकते। किसी भी युद्ध को पहले मन भूमि में जीता जाता है। किसी भी युद्ध की जब आप योजना बनाते हैं ना, तब आप उसको आधा जीत चुके होते हैं। और इसीलिए आपको ढंग से समझना होगा कि भूगोल क्या है और भूगोल को कैसे पढ़ा जाता है। भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, भूगोल प्रकृति का वर्णन है। और जब हम इस प्रकृति को पढ़ते हैं ना, तो हमें इस प्रकृति को पढ़ने के लिए इसे 4 हिस्सों में बांट करके पढ़ना होता है। अगर आप यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के सिलेबस में, जहां पे आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पड़ाव पार करने हैं, प्रीलिम्स में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, भारत और विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। और मेंस जहां पे आपको 9 पेपर देने होते हैं, उनमें जो हमारा जीएस पेपर नंबर 1 होता है, वहां आता है ये भूगोल। अब जीएस 1 जो आपके लिए 250 मार्क्स का होता है, इसमें 3 विषय पूछे जाते हैं, भूगोल, इतिहास और समाज। अब 250 में से 100 नंबर का ज्योग्राफी पूछा जाएगा या 65 का पूछा जाएगा या 140 का पूछा जाएगा, ये बात निश्चित नहीं होती। अगर आपने अभी तक यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है, उसे नहीं पढ़ा है, तो प्रभु सबसे पहला काम वो करो, मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ भी दे दी है। अब आप जानते हैं कि ये जो हमारा सिलेबस है, इसमें ज्योग्राफी के सिलेबस में जीएस 1, ऑप्शनल की बात नहीं कर रही, मेंस जीएस 1 में ये लिखा हुआ है जी। अब इस सिलेबस से भी हमें सारी चीजें ढंग से समझ में नहीं आती, तो हमें ज्योग्राफी कैसे पढ़ना होता है मित्रों? हम भूगोल को पढ़ते हैं 4 शाखाओं में बांट करके। आप जानते हैं कि जब आप लोग स्कूल में थे तो आप लोगों को भूगोल, इतिहास, राजनीति सब एक किताब में पैक करके दे दिया जाता था, लेकिन फिर आपकी किताबें अलग अलग हुई। बिल्कुल वैसे ही अब हम ज्योग्राफी को भी 4 ब्रांचेस में बांट रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रश्न आता है वो फिजिकल ज्योग्राफी के 4 अलग आते हैं, इंडियन के अलग आते हैं, ऐसा कुछ ना होता। हाँ, प्रश्न जो आएगा उसमें तो ऐसा होगा कि अगर आपको फिजिकल और इंडियन दोनों का नॉलेज है तब आप सॉल्व कर पा रहे हो, लेकिन पढ़ने का तरीका ये है कि आपको चारों ब्रांचेस को एक एक करके पढ़ना होता है, तभी आप चीजों को ढंग से समझ पाते हैं। और शुरुआत हमेशा होती है फिजिकल ज्योग्राफी से, शुरुआत हमेशा होती है भूगोल आधार स्तंभ भौतिक भूगोल से। मैंने फिजिकल ज्योग्राफी को यह आधार स्तंभ नाम इसलिए दिया है क्योंकि पूरे भूगोल का माई बाप अगर कोई है तो ये फिजिकल ज्योग्राफी है। मुझे अनअकैडमी प्लस पे लगभग 32-33 क्लास लग जाती हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने में, जिसमें एक क्लास का ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है। मतलब कम से कम 90 से 100 घंटे मुझे सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाने में लग जाते हैं, क्योंकि ये वो आधार बनाता है जिस आधार के बल पे आप बाकी की ब्रांचेस को पढ़ते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैडम 2026 में फिजिकल ज्योग्राफी से प्रश्न नहीं आया, तो प्रभु 2024 में तो 9 प्रश्न आ गए थे। आप कभी भी प्लीज यूपीएससी को ना उसके ट्रेंड के आधार पर जज ना करें। यूपीएससी वो है जो मनीष मल्होत्रा से भी पहले अपने फैशन को बदल लेता है। इस साल जो 2026 के प्रीलिम्स में प्रश्न आए थे वो इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा थे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, आपने फिजिकल ज्योग्राफी पहले ना पढ़ी होती तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते।
आप कैसे उत्तर लगाते? तो आपको ये जज नहीं करना है कि फिजिकल ज्योग्राफी से कितने प्रश्न आ रहे हैं। भाई फिजिकल ज्योग्राफी वो आधार स्तंभ है जिसके बिना कुछ और पढ़ा ही नहीं जा सकता, इसलिए शुरुआत तुम्हें हमेशा सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी से ही करनी होगी। मित्रों, ज्योग्राफी को याद करने वाला, रट्टा लगाने वाला विषय कतई नहीं है। स्पेशली हमारा ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ये तो एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ पढ़ना होता है। इसीलिए तो जब हम फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं ना, तो मैं इसको आपको 4 ब्रांचेस में बांट करके पढ़ाती हूँ: एस्ट्रोनॉमी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी। अब एस्ट्रोनॉमी से मेंस में 2023 में प्रश्न आ गया, पर प्रीलिम्स में कम प्रश्न आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम एस्ट्रोनॉमी छोड़ देंगे। अरे एस्ट्रोनॉमी वो है जो तुम्हें विश्व की उत्पत्ति से लेकर के ये ब्रह्मांड क्या है ये समझाता है। और जहां तक बात है फिर सौर तूफान, उससे प्रश्न भी तो आते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें प्लेट टेक्टोनिक, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, भू आकृतियां, ये सब पढ़ा जाता है। उसके बाद आता है क्लाइमेटोलॉजी और अंत में हम पढ़ते हैं ओशनोग्राफी। यहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे तुम्हें चैप्टर्स के नाम दिख रहे हैं जिस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ। अब एक एक चैप्टर में अंदर बहुत सारे सब चैप्टर होते हैं। उसके पश्चात हम पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हम यहाँ पर भारत की नदियां, पर्वत, पठार, इन सबको तो मैपिंग से पढ़ते ही हैं, लेकिन इसी के साथ मानसून को भी समझते हैं। इंडियन ज्योग्राफी को हम पूरा मैपिंग के साथ पढ़ते हैं। और फिर तीसरे नंबर पे पढ़ते हैं जी वर्ल्ड मैपिंग, विश्व मानचित्रण। विश्व मानचित्रण में हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम चीजों को विजुअलाइज करते हैं, पोल के माध्यम से अपनी नजरों में बिठाते हैं। जैसे आज मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे घर के आसपास का नक्शा बना दो, तो तुम बना दोगे कि ये तुम्हारा घर है, उसके बाजू में पीपल का पेड़ है, यहाँ पे ये अस्पताल है, यहाँ पे ये मंदिर है। बिल्कुल वैसे ही दुनिया के एक एक देश की जानकारी तुम्हें हो जाती है जब तुम विश्व मानचित्रण पढ़ते हो। और अंत में आता है मानव और आर्थिक भूगोल, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये जो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में प्रश्न आते हैं। अगर मैं तुम्हें प्रीलिम्स के बताऊं तो ये जो प्रश्न है कुल प्रजनन दर, इसके बारे में हमने ह्यूमन ज्योग्राफी में ही पढ़ा होता है। यहाँ पे जब आपसे किसी भी संसाधन के बारे में प्रश्न आते हैं तो उससे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं। इंडियन ज्योग्राफी से जब प्रश्न आते हैं तो वो तब बनते हैं तुमको जब तुम इस तरीके से मेरे साथ एक एक मैप बनाना सीखते हो। तो फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने तुमसे कहा अराउंड 35 क्लासेस, हर क्लास का ड्यूरेशन 3 घंटे होता है। इंडियन ज्योग्राफी में लगती हैं 24 क्लासेस, जिसमें एग्रीकल्चर का बेसिक्स भी हो जाता है। वर्ल्ड मैपिंग में भी लगती हैं लगभग 24 क्लासेस और ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में लगती है मुझे लगभग 11 क्लासेस। ये सब मैं अनअकैडमी प्लस का ड्यूरेशन बता रही हूँ। यूट्यूब पे कई बार हम लंबी क्लास लेते हैं, कई बार छोटी क्लास लेते हैं, तो क्लासेस का जो नंबर है वो चेंज हो जाता है। पर हमेशा याद रखना, शुरुआत करना फिजिकल ज्योग्राफी से, फिर पढ़ना इंडियन ज्योग्राफी, फिर पढ़ना विश्व मानचित्रण और फिर पढ़ते हैं ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है। अब जहां तक बात आती है कि इन सब को हम पढ़ रहे हैं, तो हमसे हर कोई कहता है कि भूगोल के लिए तो जो एनसीईआरटी है वही आपकी गीता है, वही आपका ग्रंथ है। गलत नहीं कहते, बिल्कुल सत्य है। लेकिन मैडम प्लस पे जब आप पढ़ाती हैं तो आप स्वयं कहती हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, मैं स्वयं कहती हूँ। तो फिर ये क्या दोगलापन है मेरा? ये मेरा दोगलापन नहीं है। आप चीजों को थोड़ा सा समझिए। जब आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं ना, तो आप चीजों को याद कर रहे होते हैं। 6वीं 7वीं के एनसीईआरटी में आपको लगता है ये तो मेरे को आता है। 10वीं 11वीं 12वीं में चलो रट लेते हैं। नोट्स बनाने के नाम पे आप चीजों को उतारते रहते हो। ये जो वर्ड है ना, उतारते, आई जस्ट हेट इट। आपको यहाँ पे जो एनसीईआरटी है ना, उनके कॉन्सेप्ट को समझना होता है। और आप 20 बार में एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, तुमसे यूपीएससी का प्रश्न हल ना होना है। पता है क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो ना, तो पहले आपको उसको आम भाषा में समझना पड़ता है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में लिखा है, ऐसी पवन जो धरातल से ऊपर चलती है, जो घर्षण बल से मुक्त होती है और दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से नियंत्रित हो जाता है, वो भूविक्षेपी पवन है। क्या समझ में आया तुम्हारी? कुछ नहीं। तो यहाँ पे जरूरी है कि पहले मैं तुम्हें आम बोलचाल की भाषा में कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसके बाद तुम चीजों को समझो। ठीक है। अब ना आपको ये करना होगा कि पहले कोई भी कॉन्सेप्ट एक एजुकेटर से समझना पड़ेगा, और जब आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लो उसके बाद आप किताबों को रीड करो। अब आप चाहें तो किताबें रीड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मेरी स्लाइड्स रीड कर सकते हैं। ये जो स्लाइड होती है ना मेरी, ये कैसे बनाते हैं अपन? ये जो स्लाइड है इनमें आपकी 6वीं से 12वीं की एनसीईआरटीज होती हैं, जीसी लियोंग माजिद हुसैन का कंटेंट होता है, पिछले 3 साल का करंट अफेयर्स भी होता है। तो अगर आप चाहें तो स्लाइड रीड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप रॉ एनसीईआरटीज रीड कर सकते हैं।
लेकिन किताबें पढ़नी कब होती हैं? जब आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो। इवन मैंने यूट्यूब पर भी पूरा फिजिकल ज्योग्राफी, पूरा इंडियन ज्योग्राफी, पूरा वर्ल्ड मैपिंग पढ़ा के रखा है। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में देखो, ज्योग्राफी बाय अपूर्वा राजपूत प्लेलिस्ट है। आप याद रखिए कि आपके भूगोल में जो फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट होते हैं ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, उन्हीं में सम्मिलित होता है ज्योग्राफी। जब तक आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ते तब तक आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी नहीं पढ़ना होता। ज्योग्राफी के बाद ही कभी भी एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ो और डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ो। कभी भी एनवायरमेंट इकोलॉजी से शुरुआत नहीं करते। जब तक भूगोल पूरा ना हो तब तक पर्यावरण और पारिस्थितिकी नहीं पढ़ा जाता। याद रहेगी ये बात? तो करंट अफेयर्स के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं अपने सब्जेक्ट में उनको ऑलरेडी इंक्लूड करती हूँ। तो या तो आपको ये सब पढ़ना होता है या फिर ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए क्या करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड कोर्स में इंक्लूड कर देती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ज्योग्राफी कैसे पढ़ी जाती है। और जहाँ तक आपका ये कहना है कि मैडम हम हिंदी मीडियम के हैं, तो मैं आपसे यानी कि स्पेशली हिंदी मीडियम के लर्नर से एक बात बोलना चाहती हूँ। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स अगर तुम पास कर भी लोगे तो क्या मिलेगा? वो डिग्री तुम्हें दिखानी है लोगों को? नहीं ना। तो वो प्रीलिम्स पास करके वो जो रिजल्ट है वो कोई काम नहीं आता अगर तुम मेंस क्रैक नहीं करते। इसीलिए भलाई इसमें है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो प्लीज शुद्ध हिंदी में चीजें पढ़ा करो। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग वो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में चीजें पढ़ तो लेते हैं, ट्रॉपिकल बोल रहे हैं, टेम्परेट बोल रहे हैं, दिल को अच्छा लग रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, प्रीलिम्स भी अच्छा लग रहा है, इवन प्रीलिम्स निकल भी जाएगा तुम्हारा। मेंस में क्या करने का विचार है दोस्त? कभी भी ना भीड़ के पीछे मत भागो। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि फुल्की के ठेले पर बहुत भीड़ मिलती है और काजू के ठेले पर बहुत कम। पर शरीर के लिए पौष्टिक क्या है तुम ये अच्छे से जानते हो। बिल्कुल वैसे ही मैं तुमसे ये कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि जो सब कर रहे हैं वही तुम करो, इसलिए तो बाकी फेल हो जा रहे हैं ना, तुम भी फेल हो जाना। इसलिए याद रखो, इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, आपको अपनी लैंग्वेज पे काम करना होगा। अरे तुम्हें प्रश्न ही समझ में नहीं आता प्रीलिम्स का मेरे दोस्त। क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम तो ऐसे पढ़ रहे होते ना व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में। तो या तो अपनी इंग्लिश पे कमांड सुपर्ब रखो या तो अपनी हिंदी पे कमांड सुपर्ब रखो। और हिंदी पे कमांड सुपर्ब रखनी है ना तो प्लीज हिंदी स्लाइड्स के साथ पढ़ो, जहां पे चीजें शुद्ध हिंदी में लिखी हो, जहां पे मैं तुम्हें शुद्ध हिंदी में पढ़ा सकूं, तब तो मेंस का उत्तर लिखने के लायक बचोगे। वरना क्या करोगे मेंस में? उष्ण कटिबंधी की जगह ट्रॉपिकल लिखोगे, सामने वाला ऐसे काट के अंडा देके भेज देगा। ठीक है, तो अगर इंग्लिश मीडियम के हो इंग्लिश में पढ़ा करो, हिंदी मीडियम के हो हिंदी में पढ़ा करो। बंद करो तुम्हारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ठीक। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि चारों तरफ जो ज्ञान बट रहा होता है ना, वो आपके काम का नहीं होता। ज्योग्राफी के नाम पर आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, आपको पता है क्या काम का और क्या नहीं। आपको कोई ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं शॉर्ट्स में जो आपके काम की नहीं है, प्लीज इग्नोर दैट। सो चारों तरफ ज्ञान बट रहा है, लेकिन आपको अपने सिलेबस के दायरे में रहना है। अब आप कहेंगे कि मैडम नीट का तो पेपर लीक हो जाता है, हमारे यूपीएससी का तो सिलेबस भी लीक नहीं होता। ऐसा नहीं है। आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका स्तर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन एक प्रॉपर सिलेबस है आपका, तो सिलेबस के दायरे में रह करके ही पढ़ा करो। ठीक है। मैं पिछले 7 सालों से, मतलब जनवरी 2020 से, तो 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 7 पूरे होने वाले हैं। तो ये जो 6.5 साल का समय है, इसमें मैं लाखों करोड़ों अभ्यर्थियों को भूगोल पढ़ा चुकी हूँ। तो आपसे भी कहूंगी कि अगर आपका माध्यम हिंदी है तो हिंदी में पढ़ना सीखो, अगर आपका माध्यम अंग्रेजी है तो पूर्ण अंग्रेजी में पढ़ना सीखो। और जहां तक बात है कि सिलेक्शन नहीं होता, तो फिर ये क्या है? आप कहेंगे मैडम ये 1-2 अपवाद है। 1-2 अपवाद नहीं है, 15-20 अपवाद है जो सिलेक्शन लेते हैं। तो तुम भी अपवाद बनो ना यार। सो यहाँ पे हिंदी मीडियम के टॉपर्स भी तो अनअकैडमी से निकल रहे हैं, हमसे पढ़ के ही निकल रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ी और अच्छी मेंटरशिप चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए, तो ये क्या है? इसको बोलते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उस पर इस समय 50% डिस्काउंट चल रहा है। 30,000 रुपयों में आप ये सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 14 किताबें, 14 किताबें आपके घर पहुंचा दी जाएंगी। आपको एक मेंटर मिलेगा, आपको प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज मिलेगी, अनअकैडमी ऐप पे सॉल्व भी कर पाओगे, वेबसाइट पे सॉल्व कर पाओगे और घर पे भी भेज देंगे वो टेस्ट सीरीज आंसर्स के साथ, और मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। इसी के साथ हम टीचर्स तो जो प्लस में पढ़ाएंगे वो आइकॉनिक में पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ टॉपर्स अलग से होंगे जो सिर्फ आइकॉनिक वालों को पढ़ाएंगे। ये जो 50% डिस्काउंट है इसको सब लोग क्लेम मत करना, नहीं तो बोलो अपूर्वा मैम ने बोला था।
मैं ये भी बता दूं कि जो पहले 1000 लोग होंगे उन्हीं लोगों को ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 30,000 रुपए में मिलेगा, वरना आपको पता है कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 40,000 से ऊपर तक जाता है। ठीक है, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो उसमें अगर आप आइकॉनिक कॉम्बो लेते हो तो ऑप्शनल भी आपका इंक्लूड होता है। हिंदी मीडियम का बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इस बैच में आप जुड़ सकते हैं। अगले बैच का इंतजार मत करो, पल में प्रलय होएगी फिर, इसलिए जल्द से जल्द जुड़ जाओ। हमारा बैच ऑलरेडी लाइव चल रहा है। डिस्काउंट कोड आप सबको पता है, APOORVA23। बट हमेशा याद रखना, भूगोल रटने का नहीं, समझने का, एक अवधारणा को जानने का विषय है। और किस तरीके से पढ़ना है? फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग, ह्यूमन इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, और उनमें भी टॉपिक्स को एक क्रम में पढ़ना। जैसे आज हमने थोड़ी सी बात की ज्योग्राफी की, क्या वैसे ही आप चाहते हैं कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की जो एक स्ट्रैटेजी वीडियो है वो भी तुम्हारे सामने पेश कर दूं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। जैसे लगभग 100 कमेंट मुझे मिल जाएंगे, मैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की वीडियो आपके सामने झट से ले आऊंगी। थैंक यू। फीडबैक देना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और हाँ, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग, ह्यूमन इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, इस क्रम को भी मत भूलना।